हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डी एम शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द सेकंड वीडियो ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, द सेकंड लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। Friends, in the last video we were discussing about classification of data. In that we have seen the classification of quantitative data. So today we will see the types of classification of quantitative data, that is discrete frequency distribution and continuous frequency distribution. So without wasting time, let's start. So friends, in the last video we were studying about types of classification, in which we have seen two types: classification of quantitative data and classification of qualitative data. In that we were studying about classification of quantitative data. In that there were two types: discrete variable or discrete frequency distribution and continuous variable or continuous frequency distribution. So our today's first topic is discrete frequency distribution. A numeric value showing the repetition of value of an observation is called frequency, which is denoted by small f of that observation. अगर कोई एक वेरिएबल बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसके रिपीटेशन की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं. A table showing various possible values of discrete variable with their respective frequency is called discrete frequency distribution. For example, you can see this table: numbers of errors 0, 1, 2, 3, 4. ये एक निश्चित संख्या है फ्रेंड्स. जो एरर्स होती हैं या गलतियां होती हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होती. आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मैंने 3.2 मिस्टेक की. आप या तो 3 मिस्टेक करेंगे या तो 4 मिस्टेक करेंगे या एक भी मिस्टेक नहीं करेंगे. तो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल यूज़ होता हो उसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे. नाउ द सेकंड टाइप, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट when the variable of raw data is continuous or range of data is large. यानी जिस रॉ डेटा का वेरिएबल कंटिन्यूस टाइप का हो, कंटिन्यूस टाइप का मतलब जो फ्रैक्शन में आता हो या वो डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो, वैसे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ क्लास, जिसे हम k से इंडिकेट करते हैं, और क्लास लेंथ जिसे हम c से इंडिकेट करते हैं. फ्रेंड्स, क्लास लेंथ से आप फेमिलियर हैं. आपने स्टैंडर्ड 10th में स्टैटिस्टिक्स नाम का जो चैप्टर है उसमें जब आप मीन मीडियन मोड के सम सॉल्व करते थे तब आप फॉर्मूला में c का मल्टीप्लिकेशन करते थे. तो आपको पता है क्लास लेंथ क्या है. is decided for the raw data. Generally, depending on the raw data, any number from 6 to 15 is decided for the number of classes. यानी कि नॉर्मली जब हम क्लासिफाइड डेटा तैयार करते हैं और क्लास जब हमें बनाना पड़े, मीन्स अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पर क्लास नहीं होता, वहाँ डायरेक्टली हम ऑब्जर्वेशंस के नंबर ही लिख देते हैं. जैसे अभी हमने नंबर ऑफ एरर्स में देखा था 0, 1, 2, 3, 4. लेकिन जब कंटिन्यूस टाइप का अगर वेरिएबल है या बहुत लार्ज डेटा है तब हमें क्लास बनाने पड़ते हैं, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से. तो उन क्लासेस की मैक्सिमम संख्या वो 6 से 15 तक की हो सकती है. It should be noted here that this is accepted as a universal trend which may not be true for every study. So friends, ये जो अभी हमने सीखा कि मैक्सिमम क्लास वो 6 to 15 हो सकती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रेंड के रूप में स्वीकारा गया है. लेकिन
ये हर टाइप की स्टडी के लिए सही नहीं है। यानी हम हमारी सहूलियत के हिसाब से, हमें जिस तरीके से इजी रहे इस हिसाब से हम नंबर ऑफ़ क्लासेस की संख्या घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द नंबर ऑफ क्लासेस मे बी लेस देन 6 और मोर देन 15, यानी ये 6 से कम भी हो सकते हैं और 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये दोनों ही कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हैं, एक में जो क्लास दिए हुए हैं वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 हैं, और दूसरे में 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 और 50 to 59 हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास में जो लेफ़्ट साइड की वैल्यू होती है उसे हम लोअर लिमिट और राइट साइड की वैल्यू को हम अपर लिमिट कहते हैं। मीन्स यहाँ पर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10, यहाँ पर लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 30। इसी तरीके से बाकी के क्लास के लिए भी सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं इस फर्स्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट बनती है। आप देख सकते हैं कि पहले क्लास में जो अपर लिमिट है वो 10 है और सेकंड क्लास की जो लोअर लिमिट है वो 10 है। फिर आप देख सकते हैं सेकंड क्लास की जो अपर लिमिट है वो 20 है और थर्ड क्लास की जो लोअर लिमिट है वो भी 20 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस टाइप के क्लासिफिकेशन में जो पहला वाला क्लास है उसकी अपर लिमिट उसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बनती है। उसे हम एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि इस टाइप के क्लास को हम एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जबकि ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास में जो भी अपर लिमिट है जैसे कि 9, सेकंड क्लास की जो लोअर लिमिट है वो उससे एक ज़्यादा आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 है तो इधर 10 है। सेकंड क्लास की जो अपर लिमिट है 19, तो थर्ड क्लास की जो लोअर लिमिट है वो उससे एक ज़्यादा 20 आएगी। थर्ड क्लास की जो अपर लिमिट है 29, तो फोर्थ क्लास की लोअर लिमिट वो उससे एक स्टेप ज़्यादा 30 आएगी। तो यहाँ पर हर बार जो ऊपर वाला क्लास होता है उसकी अपर लिमिट और नीचे वाले क्लास की लोअर लिमिट में एक का डिफरेंस आता है। तो ऐसे क्लास को हम इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आपको इन दोनों कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल में पता होना चाहिए। आप इन दोनों को देखते ही पहचान सको, इसलिए आपको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। जब भी आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो सेम होते हों, जैसे कि ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होते हों, तो वो एक्सक्लूसिव होगा। और आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जब एक का डिफरेंस आता हो तो वो इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट्स फॉर प्रिपेयरिंग कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि फ्रेंड्स, जब आप कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर रहे हों तब आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए और इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड आपके शॉर्ट सम्स भी होंगे। तो यहाँ पर हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उनमें कुछ फॉर्मूलाज भी होंगे, तो प्लीज़ पे अटेंशन। फर्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इज डिनोटेड बाय K, range is denoted by R, where R is equal to XH minus XL, where XH means highest value of observation X and XL means lowest value of observation। यानी हम जिस डेटा का स्टडी कर रहे हो उस डेटा की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो XH होगी और लोवेस्ट वैल्यू यानी कम से कम यानी छोटी से छोटी जो वैल्यू होगी वो XL होगी और उन दोनों का डिफरेंस वो रेंज होगा। थर्ड पॉइंट, क्लास लेंथ इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय K मीन्स रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस।
फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि C मल्टीप्लाइड बाय K शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू R। यानी जब आप क्लास लेंथ का और नंबर ऑफ क्लासेस का मल्टीप्लाई करें तो वो रेंज के जितना या उससे बड़ा होना चाहिए। और क्लास लेंथ का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट। लोअर बाउंड्री पॉइंट या लोअर लिमिट पॉइंट उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। यानी आप क्लास लेंथ को आधा करके हाफ करके अगर मिड वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो आपको लोअर लिमिट पॉइंट या लोअर बाउंड्री पॉइंट मिल जाएगा। और अगर आप मिड वैल्यू में हाफ ऑफ क्लास लेंथ ऐड कर देंगे तो आपको अपर बाउंड्री पॉइंट या अपर लिमिट पॉइंट भी मिल जाएगा। यानी कि मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ करने से आपको अपर लिमिट पॉइंट मिलेगा। फ्रेंड्स लोअर लिमिट पॉइंट और अपर लिमिट पॉइंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला ये भी है, लोअर लिमिट पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट माइनस 0.5 एंड अपर लिमिट पॉइंट इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस 0.5। ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो। लोअर लिमिट अगर आपके पास है तो उसमें से 0.5 माइनस करके आप लोअर लिमिट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, और अपर लिमिट अगर आपके पास है उसमें आप प्लस 0.5 करके अपर लिमिट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और ये जो दो फार्मूलाज हमने देखे थे वो आपको तब अप्लाई करने हैं जब आपके पास लोअर लिमिट नहीं हो और मिड वैल्यू हो। यानी मिड वैल्यू हो तब आपको क्लास लेंथ का हाफ माइनस करेंगे तो आपको लोअर लिमिट मिलेगा, और मिड वैल्यू में क्लास लेंथ का हाफ अगर आप प्लस करेंगे तो आपको अपर लिमिट पॉइंट मिलेगा। एंड मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये तो आप इससे तो फेमिलियर हैं। 10th स्टैंडर्ड में मीन फाइंड करने के लिए आप जब भी XI फाइंड करते थे तब आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके फाइंड करते थे। यानी जो आपका XI है वही आपका मिड वैल्यू होता था। सो फ्रेंड्स इन सभी फॉर्मूला का डिटेल में स्टडी करना और उन्हें लर्न कर लेना। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 2.1 के सम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला पर अच्छी ग्रिप होगी तो आपको सम इजीली समझ में आएंगे। सो होप यू ऑल विल लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। So friends, we stop here today. I hope you all have understood all the points that I have explained. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।